और आप देख रहे हैं V3Y द साइंस ब्रिगेड। अभी तक हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक की जानकारी हासिल की थी, जिसमें हमने देखा था इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल ना करके बल्कि एक वेव फंक्शन से डिनोट करते हैं, जो कि पोजीशन वेक्टर और टाइम का कॉम्बिनेशन के साथ वेव फंक्शन उसका डिफाइन होगा। उसके बाद हम लोगों ने डिफाइन किया था इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल डेंसिटी क्या होगी। तो पार्टिकल डेंसिटी के लिए हमने कहा था कि भाई एक वेव फंक्शन है जिसके मॉड का स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर देंगे अगर हम थ्रू आउट द स्पेस, तो हमको पार्टिकल डेंसिटी पता चल जाएगी पूरे स्पेस में कहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पर हम कहेंगे पार्टिकल पाए जाने की संभावना ज़्यादा होगी, और जहाँ पे जीरो होगी वहाँ पे सबसे कम होगी। ठीक है, ये अभी तक की बात हुई है। ठीक है, अब हम लोग स्थिति में है कि हम लोग अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को जान लिया, हम लोगों ने उसके ऑर्बिट को जान लिया विद द हेल्प ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को जरा हम थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ से हमको एक और पार्टिकल मिलने वाला है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। लेकिन बता दें न्यूट्रॉन का जिक्र इस एटॉमिक फिजिक्स में तो उतना नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में है, इसीलिए जस्ट न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करके हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन पे फिर से बैकअप करेंगे और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में था कुछ नहीं, अब पोलोनियम नाम का एक सब्सटेंस है, जेम्स चैडविक ने वही लिया था, इसलिए ऑफ कोर्स जेम्स चैडविक सर ने ये काम किया था। उन्होंने किया क्या था? उन्होंने किया ये था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को चलने दिया था, बस यूरेनियम की जगह लिया था उन्होंने पोलोनियम। तो एक हमारे पास कोई चैम्बर है जिसको लेड चैम्बर कहते हैं। लेड अच्छा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए लेड है। तो हमारे पास कोई एक से मान लीजिए ऐसे खुला हुआ ये हमारे पास लेड चैम्बर है, और इस पे हमने एक सब्सटेंस जिसको हम पोलोनियम कह रहे हैं वो हमने रख दिया। ठीक है, हमने पोलोनियम नाम का सब्सटेंस रख दिया, और यहाँ पर हमने गोल्ड फॉल लगाई थी। तो गोल्ड फॉल की जगह आप क्या कर लीजिए, आप बेरिलियम की फॉल लगा लीजिए। ठीक है, अब हुआ क्या, अब आप फिर से वही काम, इसको एक स्ट्रिप जो कि कनेक्ट होगी गाइगर मोलर काउंटर, या आप कह सकते हैं जीएम काउंटर से। हमारे पास कनेक्शन है जहाँ पे हमारे पास जीएम काउंटर है। न्यूक्लियर प्रोसेस रैंडम होते हैं, इसलिए जैसे आप पार्टिकल काउंट देखते हैं पर मिनट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बेरिलियम की फॉइल लग दी। बेरिलियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर 9 के आसपास होता है। ठीक है, ओके। तो अब हुआ ये कि ये पोलोनियम है, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट की पहचान क्या होती है कि वो रेडिएशन एमिट करेगा। तो ये अल्फा रेज एमिट करता है। कैसी रेज एमिट करता है, अल्फा। जब ये अल्फा रेज एमिट करेगा तो जाहिर सी बात अल्फा रेज कहीं ना कहीं इस पे पड़ेंगी। जब इस पे पड़ेंगी तो ये इसका जो फॉर्म है ये चेंज हो जाएगा। आफ्टर कोलिजन बेरिलियम कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन में, कन्वर्ट हो जाएगा। और कब होगा, जब अल्फा पार्टिकल चलेंगे। अल्फा पार्टिकल चलेंगे तो बेरिलियम जो होगा वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ देखिए अल्फा पार्टिकल में 2 पॉजिटिव चार्ज यानी कि 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, यानी कि तभी इसको तो हम 2He4 लिखते हैं। तो 2 + 4 6 हो गया, और यहाँ पे कितना था 4, 4 + 9 13, यहाँ 12 है तो 1 न्यूट्रॉन निकला। यही खोज है, इसको थोड़ा अभी बड़े में लिख लेंगे। तो हुआ ये कि अल्फा पार्टिकल जब बेरिलियम से स्ट्राइक किया, जब अल्फा रेज जो है इस बेरिलियम की फॉल से स्ट्राइक करेंगी तो एक कार्बन में तब्दील हो जाएगा, और इससे निकलेगा क्या बाहर, इससे बाहर निकलेंगे कुछ पार्टिकल्स जिनको हम क्या कह रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं न्यूट्रॉन। क्या कह रहे हैं, न्यूट्रॉन। और ये न्यूट्रॉन जब इस पे पड़ेंगे तो स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक होने की वजह से यहाँ पर एक काउंट मिलेगा जिसको आप काउंट पर मिनट के हिसाब से
जीएम काउंटर में स्टैब्लिश कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। अब ये पार्टिकल यहाँ से निकला है, न्यूट्रॉन है, इसकी क्या पहचान है? ठीक है, न्यूट्रॉन का मतलब हुआ न्यूट्रल पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। कंडीशन चेक करने का बड़ा सरल तरीका है, आपको ये तो पता लगा कि न्यूट्रॉन निकलने वाला है। ठीक है, कोई पार्टिकल निकलने वाला है, अब वो पार्टिकल न्यूट्रॉन होगा यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा, इसको पता करने के लिए वही हमारा पुराना काम, वो सेटअप आपको याद है कि स्ट्रिप थी, आप स्ट्रिप हटा करके जस्ट उन रेस को देख रहे हैं जो बेरिलियम की फॉइल से बाहर निकली थी। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल था, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद यहाँ ये कार्बन में तब्दील हुआ कुछ पार्ट और यहाँ से रेडिएशन निकली। अगर आप इस रेडिएशन को ले जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो ये रेडिएशन ना तो नेगेटिव की तरह ना पॉजिटिव की तरह बेंड होती है, या सीधे निकल गई। क्या मेटेरियल पार्टिकल है? ऑफ कोर्स वही केस, आप यहाँ पे किट फैन रख दो, ये मूव करा गई और ये इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तेज मूव कराती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी हुई। ठीक है, तो बता दो कि न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग, फिर कह रहा हूँ लगभग जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, लगभग। ठीक है, अच्छा हमने सोचा कैसे कि इसके अंदर एक पार्टिकल होगा। ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि भैया देखिए, आपसे रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था कि जो एटम का जो मास होगा वो कंसंट्रेट होगा न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स थे, तो यही होना चाहिए कि जितना एटॉमिक नंबर होगा अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन से तो वही एटॉमिक मास आ जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, वो उसका दुगने से ज़्यादा आ रहा था। तो उसका क्या रीज़न है? ये हमारी धारणा थी, ये हमारी सोच थी, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि एक और पार्टिकल है जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ओके, सो न्यूट्रॉन की खोज हुई। न्यूट्रॉन का एक क्वालिटी सबसे ज़्यादा तगड़ा है, वो ये है कि न्यूट्रॉन की हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, यानी कि वो 13 सेंटीमीटर आप एल्यूमिनियम के थिक फॉइल ले लें तो उसको भी क्या कर देगा, भेज देगा बहुत आराम से। ठीक है, अब बैक टू इलेक्ट्रॉन, बैक टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक चार्ज 0 न्यूट्रॉन पर, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। वो वैल्यू हमने देखी थी 1.6 टाइम्स 10 की पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का। ओके, अब आता है बैक टू इलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखा था इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में होंगे, तो किस तरह से होंगे? तो हम देखने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? द फैशन और मैनर, द फैशन और manner in which electrons, ये इलेक्ट्रॉन्स का शॉर्ट हैंड नोटेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये है, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड among ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, शेल्स भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम शेल्स लिख रहे हैं, आप एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फैशन होना चाहिए, एक अरेंजमेंट है कि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल्स में किस प्रकार भरे जाएंगे, उस तरह या उस टाइप या उस फैशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो प्रोपोर्शनल होगी n स्क्वायर के, यानी कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती चलेगी विद द रिस्पेक्ट ऑफ n स्क्वायर। ओके, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। ये तो हमारे पास तरीका हो गया कि ये इस तरीके को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब देखिए कैसे भरते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एनर्जी लेवल्स में हमें कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो
ओके, सो पहला रूल जो है वो कहता है ऑफ बाउ रूल। पहला रूल या प्रिंसिपल इसको कहते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ एक जर्मन वर्ड है, उसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, बनाना, किसी चीज को बनाना। तो आप जब बनाते क्या करते हैं, नीचे शुरुआत करते हैं, ऊपर शुरुआत करते हैं, नीचे शुरुआत करते हैं, यानी कि जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी आप पहले बहुत बड़ा करेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स are filled up in the energy levels in increasing order of एनर्जीज। क्लियर? तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे। सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम होगी उसको भरेंगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। ठीक? अच्छा, दूसरा लॉ है, उसको बोलते हैं हुन्स लॉ। वो क्या कहता है? हुन्स लॉ। या कभी कभी इसे हुन्स रूल भी कहते हैं। ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप among various energy levels सब लेवल्स या सब एनर्जी लेवल्स कह सकते हैं। ये सब वर्ड के यूज क्या अभी बता रहे हैं, सब एनर्जी लेवल्स टू गिव मैक्सिमम पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम पैरेलल स्पिन होगी, उस तरह से अरेंज होंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब अभी तो नहीं, कोई बात नहीं, बट अभी जब हम क्वांटम नंबर्स देखेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अब चलते हैं क्वांटम नंबर्स। देखिए क्वांटम नंबर्स देखिए, लेकिन क्वांटम नंबर देखने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज़ और बता दें। आपको याद होगा बोर्ड साहब ने नियम दिया था 2n² के जरिए भैया जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी लेवल भर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं किसी भी एनर्जी लेवल में। इसको थोड़ा सा रिफाइन किया गया कब, जब बोर का हमने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा उन्होंने एक्सप्लेन किया था। आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा याद है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में ये देखा गया था कि मान लीजिए आपके पास कोई एक ग्राउंड स्टेट एनर्जी है E1 और ये एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है E2। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो एक रेडिएशन छोड़ेगा अकॉर्डिंग टू बोर, लेकिन वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा रेडिएशन छोड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और वो चीज़ है सब एनर्जी लेवल्स, जिसको बताने के लिए एक और स्कीम आई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उसको देख लीजिए। वो स्कीम देखना बड़ा आसान है, आप करिए कुछ मत, बस एक चीज़ याद रखिए,
आप 7 बार एस लिख लीजिए, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। अब एक ऊपर से एक नीचे से छोड़ते जाइए, फिर आएगा p, 2p और यहाँ पे 6p। अब लिखते जाइए 3p, 4p, 5p। अब फिर एक ऊपर से फिर एक नीचे छोड़िए, 3d, 3d, 4d, 5d। फिर एक ऊपर एक नीचे छोड़िए तो 4f। ध्यान रखिएगा एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितना आ सकते हैं? 2। तो पहले हम भरेंगे 1s वाला, फिर भरेंगे 2s वाला। अभी बताएंगे s में कितना ऑर्बिटल्स होंगे और क्यों। फिर पहले जान लीजिए कि इसके ऑर्बिटल में क्या भरेंगे। पहले 1s भरेंगे, फिर 2s भरेंगे, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। इस तरह से इस फैशन में आपको याद करना पड़ेगा। पहले 1s भरेंगे, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। इस तरह से करेंगे। अब ये एसपीडीएफ क्या है उसकी जानकारी अब आएगी। तो हम लिखते हैं क्वांटम नंबर्स। इस रूल को याद रखिएगा, बहुत इजी है याद करना। अगर हम आपसे पूछें कि आपको अगर अपना एड्रेस बताना तो क्या क्या बताओगे? भैया हम अपना शहर बता देंगे, गली बता देंगे, मकान नंबर बता देंगे और अपना फोटो लगा देंगे, पहुंच जाएगी अब हम तक। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का भी एड्रेस होता है और उस एड्रेस को बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स। क्वांटम का मतलब क्या होता है? पार्टिकल। नंबर का मतलब कोई एक नंबर है। तो बता दो यहाँ क्वांटम नंबर का मतलब है पार्टिकल का कोई प्रॉपर्टी का नंबर है। अब क्या प्रॉपर्टी देखिएगा। सबसे पहला क्वांटम नंबर आता है उसको बोलते हैं n, p स्मॉल n ही है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? पहली इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि ये जो है वो आपको क्या बताएगा? वो ऑर्बिट नंबर बताएगा। ठीक। दूसरी इंफॉर्मेशन को क्या मिल सकती है? इससे मिल सकती है कि एनर्जी। कैसे? आप जानते हैं एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शन होती है n स्क्वायर की। ठीक है। तीसरी बात हमको बताता है कि ये रेडियस। आप जानते हैं रेडियस जो होता है किसी भी न्यूक्लियस का वो प्रोपोर्शन होता है n के। ठीक है। तो ये 3 चीजें इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको पता चल सकती है। अभी आपने देखा होगा 1s 2s 2p लिख रहे हैं, तो s के या p के बगल में जो लिखा होता है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी भी लिखा था ना 1s, तो जो 1 है ये क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू। क्लियर? अच्छा, फिर नेक्स्ट जो आता है उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आता है उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर।
इसको बेसिकली हम L से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू जो होता है वो 0 से n-1 तक जा सकता है। अगर अच्छा अभी पहले देख लीजिए, ये हमें इंफॉर्मेशन क्या देगा, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा। L हमको बताता है क्या, हमको बताता है एंगुलर मोमेंटम के बारे में, यानी कि एक ऑर्बिटल का, ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल का अंदर जो है सब एनर्जी लेवल है ना। तो जैसे हमने कहा 1 है, 1 ऑर्बिट हुआ। अब 1 के अंदर हमारे पास एक ऑर्बिटल, एक सब एनर्जी लेवल पड़ा जिसको हम S कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि जो L है वो हमको बताता है कि ये हमारे पास क्या एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, ऑफ कोर्स एंगुलर मोमेंटम में h बार भी आता है, वहाँ पर हम उसको 1 मान लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, ये हमको बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल, यानी कि कैसा शेप होगा। ठीक है, तो अभी जस्ट एक रिकैप लेंगे तो हम देखेंगे शेप कैसा होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमको बताता है। एक बात बता दूं कि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स, लेवल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं n के। जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतने ही क्या होंगे एनर्जी लेवल्स, जितने एनर्जी लेवल्स होंगे उतने ही सब एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, अगर n इक्वल टू 1 है तो कितने एनर्जी लेवल होंगे, एक होगा 1s। अगर दो हमने लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो कितने एनर्जी लेवल होंगे, तो सब एनर्जी लेवल होंगे 2, एक होगा s एक होगा p, 2s 2p, इसीलिए 1p नहीं आता। अब p होंगे तो क्या लिखेंगे 1s 2s, सॉरी अभी देखते मजा आएगा, ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही समझेंगे। जस्ट आपको कैलकुलेशन बताना चाहिए कि कैसे हम एंगुलर मोमेंटम का यूज कर सकते हैं। देखिए आप n का वैल्यू कोई अपने मन से सोच लीजिए, n इक्वल टू 3 फॉर एग्जाम्पल हमने लिया n इक्वल टू 3। अब हमें पता है करना है कि इसमें कितने सब एनर्जी लेवल होंगे। ठीक है, तो n इक्वल टू 3 है तो L की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से n-1, पहले आएगी 0 फिर 1 और फिर 2, 3 यहाँ तक n-1, n कितना है 3, 3-1 2 हुआ। क्लियर, तो 0 1 2 ये तीन वैल्यू जाएंगे। ठीक है, अब 0 ध्यान रखिएगा, अगर L की वैल्यू 0 है तो ऐसे ऑर्बिटल को हम कहते हैं s ऑर्बिटल। सब एनर्जी लेवल के अंदर के जो बॉक्स होते हैं उनको ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये अगर L इक्वल टू 0 है तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या है, S है, और इसका जो शेप होता है, शेप वो होता है स्फेरिकल। ठीक है, फिर अगर L इक्वल टू 1 होता है, इसमें तीन ऑर्बिटल पड़ेंगे, एक पड़ेगा 0 जिसका ऑर्बिटल नेम S है, उसका शेप स्फेरिकल होगा। वैसे ही अगर L इक्वल टू 1 होता है, अगर सब एनर्जी लेवल नंबर हम 1 निकालते हैं तो इसका जो नाम है उसको कहते हैं p सब ऑर्बिटल। ठीक है, इसका शेप होता है डम्बेल, ठीक है। अब अगर L इक्वल्स टू 2 होता है तो इसको हम बोलते हैं D, इसको कहते हैं डबल डम्बेल, ठीक है। स्फेरिकल बनाएंगे, एक गोला लीजिए, उसको 360 रोटेट कर दीजिए, एक बॉल। ठीक है, अगर आपने डब्लू देखा है, ऑफकोर्स ये हमारा वाई एक्सिस है, ये अगर आपको क्वांटिटी याद हो तो ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, जहां पर ये मिल रहे हैं ऑर्बिटल्स, उसको बोलते हैं नोड। ठीक है, अच्छा यहां पर ये अगर वाई एक्सिस है तो ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है।
ठीक है, तो डंबल क्या केवल वर्टिकली बन सकता है, हॉरिजॉन्टली बन सकता, कि 3 डायमेंशन में z की तरह नहीं बन सकता? तो कितने ऑर्बिटल हुए? 3। ठीक है, फिर पता चलेगा कंपनी। आगे देखिए, देखिए अगर L इक्वल्स टू 0 था तो हमारे पास एक ऑर्बिटल ही बचा था जिसको हम s ऑर्बिटल कह रहे हैं। इसका शेप स्फेरिकल था। ठीक है, स्फीयर को आप किसी भी डायरेक्शन से देखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका ऑर्बिटल कितना होगा? 1 होगा। और इस ऑर्बिटल में हम केवल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। ठीक है, अभी तो भर नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं भर रहा हूँ? क्योंकि मैंने अभी आपको ऑर्बिट भरना नहीं सिखाया। फिर L इक्वल्स टू 1 आता है। L इक्वल्स टू 1 आएगा तो कितना ऑर्बिटल हो सकते हैं? आप कह सकते हैं x में भी हो सकता है डंबल, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है। तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स आएंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स ये डंबल शेप होगा। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये px हुआ, ऐसे बनाएंगे तो py हुआ, और अगर आप ऐसे बनाएंगे, ये बाहर तक निकला हुआ है तो ये pz हुआ। ठीक है, तो px py pz ये आप कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है, आप डंबल शेप रहने दीजिए इसको। फिर L इक्वल्स टू 2 है। L इक्वल्स टू 2 होगा, और इसको हम P कह रहे हैं। L इक्वल्स टू 2 होगा तो हमारे पास D ऑर्बिटल बोलते हैं उसको। 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 होते हैं। इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 1। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 5। अगर L इक्वल्स टू 3 होगा और L इक्वल्स टू 3 तो ये कौन सा शेप होगा? उसको बोलते हैं क्या? F, SPDF। ये SPDF नाम ऐसे नहीं रखे गए, उनका भी मतलब है। इसको बोलते हैं शार्प प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ये है डिफ्यूजन, और ये फंडामेंटल। जिस नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लेकिन इसका मतलब होता है तो F में कितना ऑर्बिटल्स हुए? 7। ठीक है, अब एक बात जान लीजिए, हर ऑर्बिटल में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। तो भरते हैं, तो पहले में कितने भर सकते हैं? हम मैक्सिमम भर सकते हैं 2, एक अप एक डाउन। ये क्या होता है उसके एग्जाम भी याद है। P में कितने भर सकते हैं? हर ऑर्बिटल को 2 भर सकते हैं, तो हमने इसमें 2 भरे और फिर ऐसे भरे। आपने कहा पहले यहाँ फिर यहाँ कहीं भरा, इधर क्यों है? तो याद रखिए हुंस रूल कहता है कि सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल स्पिन वाले मतलब जिनकी स्पिन सेम हो। फिर से देखिए, हम पहले एक भरेंगे। मान लीजिए मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं पहले इसमें भरूंगा, फिर इसमें भरूंगा। इसमें नहीं भरूंगा क्योंकि हमारे पास तो मैक्सिमम पैरेलल स्पिन नहीं होगी। अभी दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि पैरेलल स्पिन है। 3 4 5। जब मेरे पास ऑर्बिटल नहीं बचे तब मुझे ये जगह भरनी पड़ेगी। 6 7 8 9 10। तो S में कितना ऑर्बिटल भर सकते, कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। P में कितने भर सकते हैं? 6। D में कितने भर सकते हैं? 10। F में कितने भर सकते हैं? 14। ठीक है, अब S में भैया एक ऑर्बिटल क्यों होता है? P में 3 ही ऑर्बिटल क्यों होते हैं? D में 5 क्यों होते हैं? और F में 7 ऑर्बिटल्स क्यों होते हैं? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हमें मिलेगा एक और क्वांटम नंबर से, जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमने कहा ना px py pz, ये 3 डायरेक्शन हो सकती हैं। तो 3 डायरेक्शन होंगी, पता कैसे चला? वो तो तरीका होगा, तरीका बहुत सिंपल है। अगर आपको किसी भी चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन निकालना है, किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज किए बिना अगर डायरेक्शन निकालना है तो आप क्या करेंगे? तो आंसर है केवल एक तरीका है, वो है मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, आपको बता दें न्यूक्लियस की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक बस आपको समझ के बताऊँ, अभी तक आपने एटम देखा था, कैसे देखा था, ये न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे चक्कर आएंगे, करेक्ट, पिक्चर गलत नहीं है, पिक्चर सही है। बस आप इसको क्या कर दीजिए, ये अभी ऐसे रखा हुआ है, अब आप इसको ऐसे कर दीजिए, मतलब आप इसको फ्लैट कर दीजिए। फ्लैट करेंगे तो आप पाएंगे, तो जो पिक्चर है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपको ऑर्बिट जो होगा वो इस प्रकार दिखाई देगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके अंदर आप इसके अंदर इस प्रकार से ये हमारा ऑर्बिट है और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि अभी तक आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता दिखाई पड़ रहा था, अगर आप इस पिक्चर की जगह इस पिक्चर को लेंगे तो आपको ऑर्बिट स्ट्रेट नजर आएगा और इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाएगा, ठीक है। बट अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन एक साइड से चला एक साइड पे पहुंचा, तो ये इसका ऑक्सीलेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, अगर आप इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट होगा ये इसका इंक्लिनेशन यानी इसका जो चढ़ाव है बदल जाएगा, वो ऐसे टिल्ट करने लगेगा, ठीक है। अगर ये टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाएगी। अगर ये टुवर्ड्स राइट मूव करता है इस प्रकार से नीचे की तरफ, अगर ऐसे मूव करता है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन मानी जाएगी। ऑफकोर्स नंबर लाइन में आप देखते हैं ना, ये जीरो बीच में होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, सेम वही। अगर ऑर्बिट इस तरफ मूव करता है, ठीक है, तो आप कहेंगे नेगेटिव होगा, मतलब नीचे की तरफ, और अगर इस तरफ मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसीलिए हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स नजर आते हैं पी ब्लॉक में या पी सब एनर्जी लेवल में। तो इसका एक रिलेशन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से m, कोई बात नहीं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये जो होता है वो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन बताता है। क्या बताता है? ओरिएंटेशन या इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं इसको, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का ओरिएंटेशन यानी कि इंक्लिनेशन बताता है विद अ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट, ठीक है। तो m का जो वैल्यू होगा वो -L इंक्लूडिंग 0 से लेकर +L तक जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने n = 3 लिया है तो आपके पास n = 3 है तो L कितना हो जाएगा? 0 1 2। अब m लिखते हैं, m के लिए 0 की वैल्यू कितनी, यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? -0 + 0 कुछ नहीं होता, इसलिए 0, क्लियर। इसके लिए देखिए 1 के लिए -L से +L, तो -1 -L 0 +1, 3 वैल्यूज आएंगे यानी कि 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। 0 बीच में होता है तो 0 बीच में, इस साइड प्लस इस साइड माइनस। नंबर लाइन कैसे लिखते हैं? नंबर लाइन कैसे लिखते हैं? 0 बीच में होता है, राइट साइड पे प्लस और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस, वो ये कैसे। ऐसे इसमें भी होता है। इसमें कितने लेंगे? 5 लेंगे। तो हमें कैसे पता लगे ये 5 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है कि 1 ऑर्बिटल है? तो उसका तरीका ये है, आपको एक रिलेशनशिप बताया जाएगा जो कि L और M में है, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे ये भी जानकारी यहाँ पे आपको मिल सकती है। तो M आपको बताता है क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और इसके जो रिलेशनशिप है वो ये है, M = 2L + 1। L की वैल्यू फिक्स है तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स M के जरिए निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 रख देंगे तो आपको एक ही ऑर्बिटल आएगा यानी कि S। अगर यहाँ पे आप 1 रख देंगे तो कितना ऑर्बिटल आएंगे? 3 यानी कि P। और अगर आप 2 रख देंगे तो कितना लेंगे? 5 यानी कि D। और 3 रख देंगे कितने लेंगे? 7 यानी कि F। इस तरह से करते हैं। और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, P में 6, D में 10 और F में 14। ये कॉन्सेप्ट है इसका। एक और बात उसको भी देख लीजिए, आपने इलेक्ट्रॉन्स तो भर दिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देंगे? उसका रीजन डिपेंड करता है स्पिन पर, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक एनर्जी भी देगा आपको। और मैग्नेटिक एनर्जी या कोई भी सिस्टम है
वो अपनी मिनिमम एनर्जी पर ही स्टेबल हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल बी योर स्पिन। स्पिन का मतलब रोटेशन होता है, शक्तिमान देखा है गोल घूमता है, या आप कोई भी टॉप है गोल घुमाइए घूमता है, तो या तो वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा। काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए हम स्पिन लिखते हैं +½ और क्लॉकवाइज के लिए लिखते हैं -½ ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, इसका h बार और आता है, फिर भी काम चला हुआ। तो s +½ और s -½ इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करेगा। लेकिन बता दूं ये केवल 11th क्लास तक की है, क्योंकि उसके बाद स्पिन का मतलब कहीं पर भी रोटेशन नहीं होता अबाउट इट्स एक्सिस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद एक वेव है, तो वेव कैसे रोटेट कर सकती है भाई, ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये स्पिन आपको केवल एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, बट अभी के लिए आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल समझ सकते हैं, उसको रोटेट करा सकते हैं, तो आपको देगा लैंड भी तो रोटेट करते हैं, सेम वैसे केस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उसको बोलते हैं पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता क्या है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम या ऑफ एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, यानी कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के, एक एटम होना चाहिए, उसके एटम के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के सेम क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते, चारों में से एक ना एक तो डिफरेंट होना ही है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और एक कॉन्सेप्ट और जो कि यहाँ समझ सकते हैं। एक बात और, अगर ऑर्बिटल्स फुलफिल हुए तो वो स्टेबल होंगे, अगर हाफ फिल्ड हुए तो भी स्टेबल होंगे, इसलिए अबव प्रिंसिपल में एक हमारे पास एक्सेप्शन भी आता है, वो क्रोमियम का। तो हम क्रोमियम का एग्जांपल लेकर के इसको भी और उस एक्सेप्शन को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप 11th क्लास में, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि कम से कम, मैं फिर कह रहा हूँ, कम से कम आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स याद होने ही चाहिए, कम से कम, उससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। सो हमारे पास है क्रोमियम, एटॉमिक नंबर इसका Z से डिनोट करते हैं 24। अब जरा देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे। हमने बताया था पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 भर सकते हैं, लेकिन कैसे शुरू करेंगे, पहला क्या भरेंगे 1s, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d। अब रुक जाइए, कितने बनने चाहिए 24, कितने हो गए 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 2 20, कितने बचे 4 बचे, ये होना चाहिए। डी ऑर्बिटल में कितने, डी में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं 5, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू 2 होगी, तो एन कितना निकलेगा 2n + 1, यानी कि 2 × 2 + 1, यानी कितने ऑर्बिटल्स 5, तो 5 बनने चाहिए, 1 2 3 5, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं। आपके पास 4s भी है और आपके पास 3d भी है। 4s तो फुलफिल्ड है, क्या 3d फुलफिल्ड है, नहीं। क्या ये हाफ फिल्ड हो सकता है, जी हाँ हाफ फिल्ड हो सकता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ना ये ना होकर बल्कि होगा, ये है हमारा ग्राउंड स्टेट, जिसमें हम 4s में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें भरेंगे 4, 1 2 3 4, रिमेंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। बट एक्साइटेड स्टेट देखिए, यानी कि अगर इसको एनर्जी दी जाएगी तो ये कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, किसमें 4s और ये अगेन 3d,
ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। 1 2 3 4 5। क्या ये हाफ फील्ड है? जी हाँ, ये हाफ फील्ड है। देखिए इसमें भी हाफ फील्ड है, इसमें भी हाफ फील्ड है। 10 का आधा 5 ही तो होगा, इसमें भी हाफ फील्ड है। 2 का आधा 1 हुआ, ये भी हाफ फील्ड है। इसका मतलब है कंप्लीटली हाफ फील्ड है। तो ये वाला जो होगा वो मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू इसके, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो ये ना हो करके बल्कि ये होता है। ये एक एक्सेप्शन था जो कि आपको बताया गया था। इसमें हम जानते हैं कि 3D का एनर्जी लेवल जो है वो 4s का जो एनर्जी लेवल है इसके मुकाबले कम होगा। उसके बावजूद हमने 3D5 को भर दिया, उसके बाद 4s को भरा। क्यों? क्योंकि ये मोर देन हाफ, ये हाफ फील्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। ये थी आज की बात। अब एक बात बता दे, एक बात और, 4s की एनर्जी इससे ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे n = 4 है, यहाँ पे कितना है? 3 है। ठीक, अच्छा। अब एक काम ये है कि भाई चलो ये बता दिया कि इसमें s और p में हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख के बता दिया कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 4s की 3D की। बट अब हम 3D की बात करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी? तो रीजन ये है कि इन सब की एनर्जी सेम होगी। और ऐसे सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होती है इसको बोलते हैं डीजेनरेट सिस्टम। डीजेनरेट सिस्टम। और जितने सेम एनर्जी होगी उसको बोलते हैं डीजेनरेसी। तो यहाँ पे डीजेनरेसी कितनी है? 5। 1 2 3 4 5, ऑफकोर्स ये 5 है, ठीक है। तो डीजेनरेसी कितनी है? 5। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो दोनों की एनर्जी सेम होगी, तो डीजेनरेसी कितनी जाएगी? 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। अभी हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स को निकालने की एक छोटी सी कोशिश की है। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड अब, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगली बार हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पार्ट नंबर 3 लेकर के आएंगे। आई होप कि आप उसको एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V3 बाय द साइंस ब्रिगेड। तब तक के लिए धन्यवाद।